वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट लेसन। और आज की इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जो सोल्यूशन है क्लास 12 के केमिस्ट्री से, और उसके बारे में कुछ और कंसेप्ट जानेंगे। और इससे पहले हमने अपना प्रीवियस क्लासेस में अबाउट सोल्यूशन के डेफिनेशन, सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के चैप्टर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग लॉज और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप इसको असाइनमेंट मानिए, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता तो आप मुझे जरूर पूछिए। सो ये है आपके लिए ये कुछ 3 सवाल, और पहले मैं पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी of NaOH in the solution prepared by dissolving 8 gram of NaOH in 250 ml of solution। जो दूसरा सवाल है आपको, the density of a 3M solution of NaCl is given, that is 1.25 gram per liter, calculate its molality। Then the third question is, calculate the molarity of given NaCl solution in which 79.37 gram of NaCl is present in a 375 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कीजिए। इसके साथ ही साथ आप कुछ और भी क्वेश्चन कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ, आप इक्विवेलेंट मास निकालिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, किसका निकालेंगे? HCl का निकालिए इक्विवेलेंट मास, H2SO4 का निकालिए, और जिंक का इक्विवेलेंट मास निकालिए। फिर आप सिल्वर का इक्विवेलेंट मास निकालिए, NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालिए, और कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ, आप ले सकते हो, और है आपका NaCl। सो ये सब सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट मास निकालो। ये सब आपका नॉर्मलिटी कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। तो चलो बच्चों, आज की जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एंड इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी जानने से पहले देखो, जो कोई भी सॉल्यूट को हम जब किसी सॉल्यूशन, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये सॉल्यूट उसमें क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर होता है। और ये होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही फेज में रहते हैं, तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसॉल्व हो जाना, सॉल्युबल हो जाना। तो ये जो सॉल्युबल और डिसॉल्व का मीनिंग क्या है? तो सॉल्युबल और डिसॉल्व का मीनिंग ये है, when we add certain solute to a solvent, it is intermixed with the solvent properly so that it forms a uniform mixture, and this process is called dissolve or soluble। so इसी को हम कहते हैं डिसॉल्व हो जाना और soluble हो जाना। तो कोई सब्सटेंस का solubility, कितना amount of such substance can be dissolved or can be soluble in a given amount of solution, in a given amount of solvent is measured in terms of its solubility। देखो बच्चों, हमने क्या किया, एक बीकर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेट अस कंसीडर वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया है। तो लेट अस ऐड सॉल्ट टू दिस। सो हियर सॉल्ट इज ए सॉल्यूट एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट। So now salt is soluble in water. What it means? It means salt intermixed with water to form a homogeneous mixture। So अभी जो homogeneous mixture prepare होगा, so salt को हम ऐड करते जाएंगे, तो ऐड करते जाएंगे, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करने के बाद और सोल्यूट इसमें ऐड हो सकता है क्या? नहीं। एक तो इसी को ही कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्युबल होने का एबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस
that can be dissolved in a particular amount of solvent in a at a particular temperature. At a particular temperature एक सब्सटेंस का कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसी को ही हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी. तो सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट of a substance that can be dissolved in a particular amount of solvent at a definite temperature. तो ये हो गया आपका solubility. और ये जो solubility है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? एक है नेचर ऑफ द सॉल्यूट. किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट. और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. और तीसरा किसी के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर. ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर. और चौथा पॉइंट पे ये डिपेंड करता है आपका प्रेशर के ऊपर. प्रेशर के ऊपर. सो अभी हम एक एक जो ये जो फैक्टर्स है इसको कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि हाउ सॉलिड्स आर soluble in liquid solvent. अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ सॉलिड्स आर solute are soluble in liquid solvent. जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं solubility of solid solute in liquid solvent. तो solubility of solid solute in liquid solvent. जब हम solid solute की बात कर रहे हैं तो ये जो solid solute है, let us consider water. वाटर हम जब कंसिडर कर रहे हैं, वाटर में अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, वाटर में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्युबल हो रहा है. लेकिन अगर आप इसी वाटर में आपका एंथ्रेसिन ऐड करोगे या फिर नाफ्थलीन आप ऐड करोगे तो ये सॉल्युबल नहीं है. आप खुद ही चेक कर लो, ये सॉल्युबल नहीं होगा. ऐसे ही ये तो एग्जांपल हो जाए लिक्विड इन लिक्विड का. केरोसिन अगर वाटर में हम डालते हैं तो ये भी सॉल्युबल नहीं होता. तो कोई सॉल्यूट वाटर में सॉल्युबल होता है और कोई सॉल्यूट वाटर में सॉलिड सॉल्यूट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. तो ये हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर. तो ये जो हो गया केमिस्ट्री में एक जनरल रूल बताते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये समय हमेशा याद रखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसका मतलब ये है जो जिस नेचर का होगा वो उसी के साथ सॉल्युबल होगा. इसका मतलब ये है कि आपका नेचर जैसा है आप उसी प्रकार दोस्तों के साथ मिलोगे. ज्यादा नहीं. तो अभी क्या होगा? तो लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब वाटर और सॉल्ट अगर मैं ले रहा हूं तो उनका नेचर एक जैसा है, इसलिए वो डिसॉल्व हो रहे हैं. लेकिन अगर मैं वाटर और नाफ्थलीन ले रहा हूं तो उनका नेचर अलग अलग है, इसीलिए वो दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे. तो इसका मतलब ये है कि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट पता है? पोलर सॉल्वेंट पोलर पढ़े हैं हम लोग. पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है वाटर में. ये जो रहता है वाटर H2O जो रहता है ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, इसीलिए ये पोलर है. और हमने देखा कि NaCl अगर सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो इनका जो नेचर है वो एक जैसा है, तो इसीलिए वो सॉल्युबल हो रहे हैं. लेकिन आपका जो नाफ्थलीन हो गया ये सब सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर है. तो इसका ये भी याद रखो, पोलर जो सॉल्वेंट होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे. जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं. तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट. सो अभी देखो, मान लो कि कोई सब्सटेंस, मान लो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. तो अभी मैं क्या करूंगा, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, कोई डेफिनेट टेम्परेचर में मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा. तो होता क्या है? तो होता यह है कि शुगर के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं. आफ्टर कोलिजन दे आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं. तो इसीलिए वो डिसअपियर हो रहे हैं सॉल्यूशन के, जो वाटर मॉलिक्यूल में बीच में जो एम्प्टी स्पेस में वहां पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं. और जैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो इसमें से क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस होगा. और जो रिवर्स प्रोसेस है इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. और जो हम सॉल्ट डाल रहे हैं और सॉल्ट धीरे धीरे सॉल्युबल होते जा रहा है
और कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो, एक हो गया आपका डिसोल्यूशन, एक हो गया आपका डिसोल्यूशन। तो ये क्या है, when a certain amount of solute is added to the solvent, then the concentration of the solution slowly rises, and this process is called dissolution. Again, reversibly, some of the solute molecule again collide to form larger particles, and this is called crystallization. Crystallization. तो जैसे ही मैं सॉल्ट ऐड करता जाऊंगा, डिसोल्यूशन भी होता रहेगा और क्रिस्टलाइजेशन भी होता रहेगा। एट सम पॉइंट रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ इक्वल हो जाएगा। नहीं, एट दैट पॉइंट नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन से उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकते, तो इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो उसी पॉइंट पे कहते हैं द सॉल्यूशन इज नाउ बिकम सैचुरेटेड। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन in which no more solute can be added at a definite temperature. Saturated solution is the type of solution in which no more solute can be added at a definite temperature. एक definite temperature में जितना solute वो ले सकता, अगर ले लिया है और solute नहीं ले सकता, उसी प्रकार के solution को हम कहते हैं saturated solution। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं saturated solution is a type of solution in which it contains as many as solute that it can dissolve। ये जितना solute dissolve कर सकता है, अगर सारा का सारा solute dissolve कर चुका है, तो उसको कहते हैं हम saturated solution। ये हो गया आपका next पॉइंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो ये सब हो गया आपका रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको कौन सा फैक्टर फिर इनको अफेक्ट करता है वो भी पढ़ना जरूरी है। तो उनको दो अफेक्टिंग कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, एक है टेम्परेचर T और दूसरा है प्रेशर P। जनरली आपको देखना पड़ेगा हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। सो मान लो जब हम सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, दो इट कैन बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, बोथ हो सकता है। ध्यान दीजिए, जब हम सॉलिड सॉल्यूशन कोई सॉल्वेंट में ऐड करें लिक्विड सॉल्वेंट में, इट कैन बी क्या है इट कैन बी एक्सोथर्मिक, कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है और कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक आपको पता है, ये बहुत इजी है। एक्सो मींस एग्जिट, हीट इज गिवन आउट। एंडो मींस एंट्रांस मींस हीट चाहिए, हीट इज रिक्वायर्ड। जो जिस प्रोसेस में हीट चाहिए उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, और जिस एग्जिट से आया है एक्सो, जिस प्रोसेस में हीट गिवन आउट, हीट निकलेगा, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो अगर ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस, सॉल्यूट ऐड करने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये ली चार्टरी प्रिंसिपल के हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना है। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टरी प्रिंसिपल। एंड अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा आता है कि आप अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स ऐड कर रहे हैं, किसमें, वाटर में, तो इसमें क्या होगा, हीट विल बी लिबरेटेड। ये बीकर आप देखेंगे कुछ समय के बाद थोड़ा हॉट लगेगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो ये होगा एक्सोथर्मिक। अगर आप ऐड कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, जब आप कर रहे हैं तो क्या होता है, ये होता है एंडोथर्मिक। थोड़ा टेम्परेचर राइज करने से NaCl का जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ली चार्टरी प्रिंसिपल। मैन आप और क्या पढ़े हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, ये भी होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये पढ़े, पर ये लिक्विड में जाएगा। तो ये हो गया आपका दो प्रकार के
एग्जाम्पल कि एक्सोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक क्या होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि NaOH and solubility of NaOH in H2O is an exothermic process. What will be the effect of temperature? तो ये आपको पूछ सकता है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर राइज किया जाए, हीट दिया जाए, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो बच्चों ऐसे ही आपका कंप्लीट हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। Now let us discuss about solubility of gas in liquid solvent. So we know, guys, students, there is many gases that are soluble in water because जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस वाटर में सॉल्युबल होकर रहते हैं। दिस इज ड्यू टू व्हिच द एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। वैसे ही आपका जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है। तो एट ए डेफिनेट प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेट अस कंसीडर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ये जो बीकर में एक सॉल्यूशन लिया है, इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर इस गैस है एंड द प्रेशर P and T is constant. So some of the gaseous particle enter into the solution. कुछ गैसेस पार्टिकल सॉल्यूशन को एंटर करेंगे और साइमल्टेनियसली कुछ गैसेस पार्टिकल फिर से एटमॉस्फेयर की तरफ जाए। तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। सो इन दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, बट लेट अस कंसीडर गाइस, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस above the solution, when the pressure of the gas above the solution is raised, what happened to this condition? Let us consider this is a beaker, and this is the solution, and this is the piston, and here is some gaseous molecule. Let us consider this is a gas molecule. Now some of the gaseous molecule enter into the solution and some of the gaseous molecule simultaneously exit the solution. So at a definite temperature, this process continues and thus there is no change in solubility of gas in liquid. But let us consider, अगर हमने ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को अभी इंक्रीज किया, पिस्टन को थोड़ा नीचे दबाएंगे, then pressure is increased. This is a piston. Now if pressure is increased, then there is a chance of more and more number of gaseous molecule entering into the solution. In this way, more and more gaseous molecules are soluble in the solution. So क्या हम ये कह सकते हैं कि by increasing pressure at a definite temperature, the solubility of gas increases inside the solution or inside the liquid. So इसी प्रोसेस को इसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं हेनरीज लॉ। सो टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या होगा हम एंड में देखेंगे, लेकिन ये तो तय हो गया कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन increases. So this the qualitative relationship between solubility of gas and आपका जो pressure is given by Henry's, and we'll discuss it in Henry's law. So now let us discuss about Henry's law. Henry's law क्या कहता है? It gives a qualitative definition. It gives a qualitative relationship between amount of gas dissolved in the solution and partial pressure of the gas. So what does it say? According to Henry's law, the solubility of a gas, ध्यान दो, the solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution or above the liquid. तो वो ये कहता है कि the solubility of gas राइज करेगा किसके साथ? ना पार्शियल प्रेशर जब राइज करेगा, जो solubility rise, when the partial pressure of the gas, ये जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के ऊपर जो गैसेस है उनके ऊपर हम जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा।
नाउ सॉल्युबिलिटी को क्या हम इन द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं as the function of mole fraction। मोल फ्रैक्शन से पता चलता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। सो इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू X। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, the mole fraction of a gas inside the solution, the mole fraction of a gas inside the solution is directly proportional to partial pressure of the gas above the surface of the solution। हो गया। at a definite temperature, ध्यान दीजिए, at a definite temperature। ये जो हेनरीज लॉ, इसको ऑफन हम ऐसे भी कह सकते हैं, partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of the gas inside the solution। इसका मतलब ये है कि mole fraction the amount of the gas inside the solution, जो कि mole fraction से पता चलता है, जितना ज्यादा होगा vapor pressure उतना ज्यादा होगा। या उल्टा हम ये कह सकते हैं कि vapor pressure over the solution जितना ज्यादा होगा, mole fraction in the solution उस गैस का उतना ज्यादा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे P है पार्शियल प्रेशर, P क्या है, P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, क्या हुए पार्शियल प्रेशर, और X क्या है, X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन। नाउ अगर हम एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लाए, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को कहते हैं KH, P इज इक्वल टू KH इनटू X, वेयर KH को हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, नहीं। और देखा गया है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, नहीं। सो डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। दिस सिग्निफाइज the value of KH depends upon nature of the gas, ये है ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ which represents between mole fraction of HCl and along with the partial pressure of HCl, we can see there is a straight line, that means these two are directly proportional to each other। when partial pressure of the gas is increased, then mole fraction in the solution also increases। No, again very important, you have to remember, very importantly remember, higher is the value of KH, lower is the solubility, higher is the value of KH, lower is the solubility, क्योंकि P by KH is equal to H। सो जितना ज्यादा KH का वैल्यू ज्यादा होगा, X मोल फ्रैक्शन उतना कम होते जाएगा। सो ये आपको ध्यान देना है। हो सकता है आपको 3-4 गैसेस का KH वैल्यू दिया गया हो और क्वेश्चन ये पूछा गया हो कि which of the following gas is highly soluble in water। तो आपको तभी ये याद रहना है कि higher is the value of KH, lower is the solubility, ध्यान रहेगा। सो नेक्स्ट विल मूव टू एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों हेनरीज लॉ से हमने ये सीखा कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। देयरफॉर P इज प्रोपोर्शनल टू X। ये जो सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं, इसका मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा गैस का, वो इतना ज्यादा सॉल्युबल है। सो P प्रोपोर्शनल टू X। तो इसी लॉ पे तो बेस्ट है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये हेनरीज लॉ पे अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है ना, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जनरली कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। सो टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्लाइड। तो हाई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जाएगा। तो ये हो गया आपका हेनरीज लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई प्रेशर इज अप्लाइड। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। जितना ज्यादा प्रेशर ऊपर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन का, उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन। समझ आएगा। नेक्स्ट आपका जो है स्क्यूबा डाइवर्स, जो डीप सी में डाइव करते हैं, डीप सी समंदर के अंदर जाते हैं,
वो क्या लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए टैंक्स लेते जाते हैं, गैस की टैंक लेते जाते हैं। तो वो जो टैंक्स है, वो टैंक में क्या होता है, हाई प्रेशराइज कंडीशन में वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो टैंक के अंदर जो हाई प्रेशर है, इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सारे गैस स्कूबा डाइवर के अंदर जाता है। लेकिन जब स्कूबा डाइवर बाहर आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में फिर से रेस्पिरेशन शुरू कर देता है। तो ये जो हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से वो जो ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैसेस वो उसके ब्लड वेसल में फिलअप हुए थे, वो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होने के कारण बाहर आने लगते हैं। जैसे ही हम बोतल के ढक्कन खोल देते हैं तो गैसेस बाहर आने लगते हैं। वैसे ही जब स्कूबा डाइवर समंदर के अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस उसकी ब्लड वेसल में एंट्री कर रहे हैं, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस लिया है। तो अभी जब वो बाहर आ गया और नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन कर रहा है, तभी ये गैसेस क्विकली उसकी वेसल से इवैपोरेट होने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, तो इट विल फॉर्म बबल्स इन द ब्लड वेसल्स। तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है बच्चों, और इस पेनफुल कंडीशन को बेंड्स कहा जाता है, BEND, बेंड्स कहा जाता है। ये भी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हो रहा है, क्योंकि वो प्रेशराइज, हाईली प्रेशराइज कंडीशन में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर ये बेंड्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो नाइट्रोजन के जो टॉक्सिसिटी है, इसको डिक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन के साथ इनर्ट गैस हीलियम भी इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 11.7% परसेंटेज का हीलियम वो जो टैंक्स होता है उसमें दिया जाता है। समझ आ गया? सो नेक्स्ट होता है एट हाई अल्टीट्यूड। एट हाई अल्टीट्यूड वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस आर लो, therefore the partial pressure of the gases at high altitude will be low, therefore the amount of oxygen that required by an organism will not be fulfilled properly। क्योंकि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई अल्टीट्यूड में कम है तो ब्लड में कम ऑक्सीजन जाएगा। हेनरीज बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगा, जिससे कि ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस को ये थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रैक्ट करता है, सोचने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो कंडीशन है इसको एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये सब हो गया आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये सब बेस्ड है अपन हेनरीज लॉ। तो ये सब आप एप्लीकेशन याद रखिए, ये एप्लीकेशन आपके इंपोर्टेंट है। इसी में से कोई भी कॉज पूछ सकता है, या फिर आपको पूछेगा कि एनॉक्सिया, बेंड्स, ये सब किस लॉ के ऊपर आधारित है, तो आपको आंसर लिखना होगा हेनरीज लॉ। तो स्टूडेंट्स ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये याद रखो, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज होगा तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिसोल्यूशन को फेवर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, जो गैसेस मॉलिक्यूल सॉल्युबल है वो बाहर आ जाएंगे और विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो इससे हम क्या इंपोर्टेंट पॉइंट लेंगे, इससे पॉइंट ये लेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ये ध्यान दो, क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। solubility with increase in temperature, solubility of gas in liquid decreases। so इससे पता चलता है कि अगर टेम्परेचर वार्म वाटर हो, वार्म वाटर में the solubility of oxygen decreases, therefore aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water। ये भी आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो इस पॉइंट के बेसिस पर है। So before going into Raoult's law, we will discuss about the concept of vapor pressure, because it is very important, because the concept of vapor pressure is directly applied in Raoult's law। So now consider a liquid, water, ethanol, petroleum or any substance of liquid
it undergoes continuous evaporation. Continuous evaporation. So what happens continuous evaporation? What does it mean? So देखो बच्चों, हमने कुछ वाटर लिया है, इसमें क्या लिया है? वाटर. Then the water molecule will continuously collide among themselves. पता है liquid undergo continuous collision among themselves. During this process, some of the water molecule gains higher amount of energy than the other. During the collision, there is redistribution of energy. So the water molecule which gains higher amount of energy, it goes to gaseous phase, that it leaves the surface of the water. So evaporation occurs from the surface of the liquid. लिक्विड का जो सरफेस होगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ऐसे करके इवापोरेट गैसेस फेज को जाने लगेंगे, जिसका एनर्जी हाई हो गया. तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन. एंड इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये नॉर्मल टेम्परेचर में होता रहेगा. लेकिन यही इवापोरेशन प्रोसेस को हमने अगर कोई क्लोज्ड वेसल में हम इसको कैरी आउट कर रहे हैं, कोई क्लोज्ड वेसल में, मतलब इसका चारों तरफ दीवार है, वो वाटर कैनॉट एक्सप्रेस, मैटर कैनॉट एस्केप फ्रॉम द सिस्टम. सो अभी क्या हो रहा है? तो पहले तो आपका होगा रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा. धीरे धीरे ये जो ऊपर आरो है ये इवापोरेशन शो करता है. तो लिक्विड क्या कर रहा है? इवापोरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. सो यहाँ पे जो क्लोज्ड वेसल है उसका सरफेस में जाके फिर से वो कंडेंस होने लगे. सो तो धीरे धीरे पहले इवापोरेशन होता रहेगा, फिर कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा. आफ्टर सर्टेन टाइम रेट ऑफ इवापोरेशन, ध्यान दो, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन. क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन. एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. नाउ ये जो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होता है, ऊपर की तरफ कुछ प्रेशर एक्सर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उनके पास कुछ एनर्जी है. जैसे कि आपने देखा होगा, कोई वाटर बॉईल कर लो, उसके ऊपर एक ढक्कन है, जो वाटर ज्यादा बॉईल हो जाएगा तो वो ढक्कन को हटा लेता है अपने ऊपर से. दैट मीन्स द लिक्विड मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट एन अपवर्ड प्रेशर. द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन गैसेस फेज exert a upward pressure, and this is called vapor pressure of the liquid. So the pressure exerted by the molecules of a gas or the vapors of a liquid, the pressure exerted by vapors of a liquid, एक liquid का vapors जितना pressure exert करता है कब? at equilibrium at a definite temperature is called vapor pressure of the liquid. So vapor pressure of a liquid is nothing but it is the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium at a definite temperature. तो इसी को हम कहते हैं इसका वेपर प्रेशर. और हर लिक्विड का एट ए डेफिनेट टेम्परेचर कोई ना कोई वेपर प्रेशर जरूर होता है. तो ऐसे सब लिक्विड का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर जरूर होता है. एंड दिस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस इवापोरेशन ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. इसी के बेसिस पर चलो हम डिस्कस करते हैं अबाउट रॉल्स लॉ. So now let us move on to the next topic, that is Raoult's law, and this was given by a French chemist, Francois Martin Raoult, generally known as Raoult's law. So Raoult's law is applicable to solution containing two volatile liquid. That is a binary solution in which both the solute as well as the solvent, both are liquid and both are volatile. Volatile means they undergo spontaneous vaporization or spontaneous evaporation at a definite temperature. So what does it state? For a solution of volatile liquids, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. For a solution of volatile components, partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. So ये जो हेनरीज लॉ है, ये हेनरीज लॉ का एक्सटेंशन भी कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? हेनरीज लॉ का एक्सटेंशन. इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में दो लिक्विड है L1 एंड L2. जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन गिव्स द रिलेटिव अमाउंट
जिस लिक्विड का रिलेटिव अमाउंट इन द सॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर मतलब उसका जो डेफिनेट उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों समझ में नहीं आया? लेट अस कंसीडर वाटर है और अल्कोहल है, वाटर है और अल्कोहल है। अगर इस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा रहेगा देन अल्कोहल, देन वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेरी कॉमन, वाटर उतना ज्यादा इवेपोरेशन जाएगा, वेरी इजी है। ये कहता है कि वोलाटाइल लिक्विड के सिस्टम के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका अमाउंट के साथ। उसका अमाउंट जो है उसको हम मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर ये 2 कंपोनेंट वाला एक सिस्टम हमने लिया है, और 2 कंपोनेंट के लिए जो पहला कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है P1, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है P2। पहला का पार्शियल वेपर प्रेशर है P1, दूसरा का पार्शियल प्रेशर है P2। सो ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? ना इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन x1, लेट अस कंसीडर, एंड लेट अस P2 कितना है? x2 है। तो यही तो बताता है राउल्स लॉ। और सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। सो इसको हम क्या, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P10 x1, और इसको क्या हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P20 x2। यहां से P10 और P20 कहां से आएगा? ये जो P10 है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कंपोनेंट 1। अगर खाली ये मान लो कि ये वाटर है और ये अल्कोहल है, अगर हमने खाली वाटर लिया होता तो उसका वेपर प्रेशर जितना होगा ये होगा, वो कांस्टेंट होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट ए डेफिनेट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज ए कांस्टेंट। ये P2 क्या है? P20 क्या है? ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। अगर खाली हम बीकर में खाली P2 लेते, खाली कंपोनेंट 2 लेते, उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता। तो ये हो गया आपका राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन, जो कि हेनरीज लॉ की एक्सप्रेशन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, बाकी इसको हेनरीज लॉ का एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो बच्चों नाउ वी हैव राउल्स लॉ से हमको मिला है P1 इक्वल टू P10 x1 एंड P2 इज इक्वल टू P20 x2। सो क्या मैं लिख सकता हूं P टोटल, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का? तो ये दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब मैं अगर सिंपल में बोलूं तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, इसका पार्शियल प्रेशर है P1, इसका पार्शियल प्रेशर है P2। सो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया। नाउ क्या मैं P1 की जगह P10 x1 लिख सकता हूं यहां से, और P2 की जगह P20 x2 लिख सकता हूं। अगेन इसको क्या मैं लिख सकता हूं P10 x1 की जगह 1 माइनस x2 प्लस P20 x2। ये कहां से लिख लिया मैंने? ये मैंने बताया था जब मैंने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। अगर वीडियो आपको याद नहीं तो फिर से देख लो कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट दैट इज x1 x2, यहाँ पे तो 2 ही कंपोनेंट है, ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे मिल गया x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, P10 प्लस माइनस P10 x2, ये हो गया P20 x2। अगर मैं P10 यहां पे रखूं और प्लस x2 कॉमन ले जाऊं तो ये यहां पे क्या रहता है P10 माइनस
सॉरी P20 माइनस P10 माइनस P10 होगा कि नहीं। सो ये क्या है, P टोटल है। ये क्या है, P टोटल। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। वैसे ही अगर यहां पे x2 के जगह मैं 1 माइनस x1 पुट करता तो मुझे अलग दूसरा एक्सप्रेशन मिलता जो कि रिलेटेड होता विद एक्सप्रेशन x1। तो मतलब P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ a solution can be related to mole fraction of second component और mole fraction of the first। तो ये जो इक्वेशन देखो y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका m, ये हो गया x mx, ये हो गया c, ये कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से है कि नहीं। तो अगर मैं एक प्लॉट ड्रॉ करूं टोटल प्रेशर वर्सेस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2 या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1, तो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जिसका जो m है, स्लोप है, वो डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट होना चाहिए। सो बच्चों, बेस्ड ऑन द दीज इक्वेशन, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर फॉर, ये तो हो गया प्योर कंपोनेंट 1, ये प्योर कंपोनेंट 2 के लिए, ये है कंपोनेंट 2 के लिए, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये कंपोनेंट 1 के लिए। सो और ये जो ग्राफ आप ऊपर देख रहे हो लाइन, ये है P1 प्लस P2, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहां पे आप देख सकते हो x1 1 है, x2 0 है। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज 1। इसका मतलब क्या है, x2 है ही नहीं। अगर खाली x1 लेके अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, जो कि P10 प्योर कंपोनेंट के साथ इक्वल होगा। और जैसे ही उसमें मैं इसका मोल फ्रैक्शन कम करूं, इसका मतलब कंपोनेंट 2 ऐड करते जाऊं, वैसे ही इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। लेकिन अगर इस साइड से मैं शुरू कर रहा हूं तो x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज 1, दैट इज हाईएस्ट, मतलब खाली सॉल्यूशन में x2 ही है, तो तभी उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करते जाऊंगा, इसका वेपर प्रेशर भी उसी के साथ डिक्रीज करते करते 0 तक आ जाएगा। तो यहां पे हमने एक चीज एज्यूम किया है कि वेपर प्रेशर ऑफ P20 इज ग्रेटर देन P10, मतलब कि P2 जो कंपोनेंट 2 है वो ज्यादा वोलेटाइल है देन कंपोनेंट 1। और ये है मिक्सचर का जो सॉल्यूशन का चेंज इन वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा, ये जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये हमेशा लोएस्ट वैल्यू होगा, जो लेस वोलेटाइल से शुरू प्योर कंपोनेंट से स्टार्ट करके हाईली वोलेटाइल प्योर कंपोनेंट के वैल्यू तक वेरी करेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे डिफर कर रहा है वेपर प्रेशर एक्चुअली कैसे डिफर कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो यहां से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे आगे पूछ सकते हो, और मैंने आज के लिए जो टास्क आप दिए हैं वो आप जरूर कीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। ये इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप आराम से कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और ऐसे ही आप आगे मेरा वीडियो देखते रहिए, और आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे जरूर पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और खुश रहो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।